सर क्या आई थी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की कल ही, उसके मैं टॉप 50 करवा रहा हूँ। टॉप क्वेश्चन है 50 के 50 आपको जरूर करने चाहिए। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने लग रहे होगे, क्योंकि सारे का रिपीट होते हैं ना। कोई एग्जाम कहीं से क्वेश्चन कहीं पे डाल दिया इस तरह, और 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे करने लायक है जो मेंस में आ सकते हैं और प्री में आएंगे, क्योंकि मेंस का लेवल कम होता है, प्री का ज़्यादा होता है इन पेपरों में जो टीसीएस रहती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन आए हैं। उससे पहले अगर आप कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, ये चैनल ज्वाइन करो, मैथ्स बाय दीपक शर्मा मेरा ही है, सबसे बड़ा चैनल बनाना है हमें। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे आरआरबी जेई की करवाई थी टॉप 90 क्वेश्चन, टॉप के टॉप क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और भी जो भी अपडेट आती है जैसे डीवी पीएसटी, उसकी सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पे मिलती है टेलीग्राम पे। तो भाई ये मेरा चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स। ठीक है, इसकी रेलवे की मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दूँ, ये जेई का डाल रखा है, ये और डाल रखे हैं। ठीक है, और इसके बाद प्ले लिस्ट है जैसे बिहार यूपी, आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हो, फिर पेपर सोल्यूशन है एक, मैं रेलवे की अलग से बना दूंगा, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे जाएगी। ठीक है, जो भी रेलवे 2024 में एग्जाम हुए सबके सबकी जो भी सॉल्यूशन डाले वो उस प्ले लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई अपने क्वेश्चनों को जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आए हैं। इसका पेपर कहीं ना कहीं अब तक के जितने भी पेपर हुए ना रेलवे के, उसमें सबसे हार्ड और सबसे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जो लेवल बनाए रखना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, इसमें मैंने 8 क्वेश्चन ले रखे हैं, 8 के 8 गजब है। ठीक है, इसमें 2-3 ऐसे आए हैं जो मेंस में आने लायक हैं। सीजीएल 2023 में भी एक उसके ऊपर आया था, उससे भी एक ऊपर लेवल का पूछ रखा है। ठीक है, अब इसमें देख पा रहे होगे क्या दे रखा है कि 2 पास से हैं। ठीक है, 1 से 6 तक होता है ना, एक साथ फेंका जाता है, तो 8 का योग आने की प्रायिकता बताइए। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर तो फेवरेबल आउटकम्स है ना, और नीचे टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स। अब आपको पता है कि अगर 2 डाइस को उछाला जाता है तो कितने आउटकम्स होते हैं टोटल, 36 है ना, सभी को समझ में रहा है। अब फेवरेबल तो देखो 8 कैसे सम हो सकता है, या तो 2 और 6 आ जाए, एक डाइस पे 2 आ जाए, एक पे 6 आ जाए, या फिर क्या हो जाए 3 या 5, 3 और 5 आ जाए है ना, या फिर तीसरा क्या होता है 4 4 आ जाए है ना, चौथा क्या होता है 5 3 आ जाए। ठीक है, और चौथा हो गया ना, ये 4 हो गए। पांचवा क्या हो सकता है, पांचवा है हमारा कि 6 और 2 आ जाए। ठीक है, केवल यही चीज आएंगी तभी हमारा क्या होगा अंक, मतलब जोड़ कितना होगा 8, तो कितने होगी ये 5 होगी। ठीक है, तो फेवरेबल 5 है, टोटल 36 है, तो 5/36 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है जो हमारे मेंस को भी टक्कर देता है। ठीक है, अब देखो इसमें है ना, जो ये ओड अगेंस्ट है, ओड अगेंस्ट और फेवरेट, ओड्स इन फेवर, ये क्या होता है तो एक बार मैं बता देता हूं। देखो जैसे ओड्स अगेंस्ट है तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये रेशियो होता है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग है ना, या ना होने की प्रायिकता अपॉन में होने की प्रायिकता, P/A। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। ठीक है, नोट ए ये होती है ओड अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें जो ये 7 है ना, ये तो क्या है 7 है, ये ना होने की। ठीक है, और ये 4 है ये होने की, तो टोटल क्या होगी, तो आपको पता है ना PA' प्लस में PA। ठीक है, PA नोट कह लो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो टोटल है ये आउटकम हो जाती है ना टोटल, तो इसमें कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, अब कहते हैं होने की प्रायिकता, तो 4/11, ना होने की 7/11। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें देखो क्या क्या रखा है, उसी तरह वो है। अब ओड्स इन फेवर क्या क्या मतलब होता है, बस PA अपॉन में PA नोट। ठीक है, तो ऊपर होने की प्रायिकता, नीचे ना होने की प्रायिकता, मतलब P नोट A ना A के ना होने की प्रायिकता। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस इसमें यही चीज है। ठीक है, मैंने पहले एक खतरनाक क्वेश्चन ले लिया इसका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का। अब देखो इसमें क्या रखा है, कम से कम एक घटना के घटित होने की, तो देखो कम से कम एक, तो इसका मतलब कम से कम होना जब भी कि एट लीस्ट 1,
तो ये कैसे निकाला जाता है, 1 माइनस नन, कोई कुछ ना होने की प्रायिकता, ठीक है, इससे हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखो तो 1 माइनस, अब ना होने की, देखो ओड अगेंस्ट में क्या बताया था पहले, ये होता है ना होने की, तो 60/11, ठीक है, गुणा में। अब जब ओड्स इन फेवर दे रखा है तो पहले तो होने की और बाद वाली ना होने की, है ना, तो 5/8 और 5 13, तो 5/13, तो नीचे तक कितना आ गया 143, 143, ठीक है, 143, और ये ऊपर 35, ठीक है, और एक माइनस था तो हमारा बस आंसर आ गया 143, और ये 108, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ये है कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता। कैसे निकालते हैं, एक मैथ से नन घटा दो, मतलब कुछ भी ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाता है, कम से कम एक होने की प्रायिकता। ये आसान होता है निकालना, अगर आप और दूसरा मेथड लगाओगे तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये करना जरूरी है। और ये पता है कहाँ पे आया है, ये पहले आया है मतलब बहुत सारे में आया है, कैट में भी आया है, सेट में भी, ये इस तरह के होते हैं ना जो जेट या मतलब उस तरह के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस सीट में भी था, और ये पहले भी आया हुआ है। और ये शायद एसएससी ने एक बार पहले भी पूछा हो, मुझे मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार सर्च करके देखा कि क्या ये पहले भी आया है, तो ये आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब इसमें देखो ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, यदि पी ए 0.4 है, पी बी इतना है, तो पी ए या बी, जब भी और होता है ना ये होता है यूनियन, ठीक है, और एंड होता है ना ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे दो हमने बनाए इवेंट्स, तो इसमें ये होता है ना ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, और ये जो पूरा होता है ना ये पूरा इसको कहते हैं यूनियन, ठीक है, ये पूरा जो इस सर्कल के अंदर हो, ठीक है, इन दोनों सर्कल के अंदर हो उसको कहते हैं हम यूनियन, ठीक है। अब इसमें हम तक कह रखा है कि आप यूनियन निकालो, तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी इंडिपेंडेंट होते ना ये क्या होते हैं इंडिपेंडेंट, तो जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है वो किसके बराबर होता है, पी ए इंटू में पी बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 0.24। अब हमें निकालना पी ए यूनियन बी, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, तो पी ए प्लस पी बी, है ना, माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, या तो ये कर सकते हो या एक में तो घटा सकते हो, ठीक है, वो भी आ जाता है जब इंडिपेंडेंट होते इवेंट्स। अब ये जो फार्मूला होता है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ये एक तरह बेस होता है इसका। अब देखो यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो ये तो कितना आ गया एक में तो 0.24 गया, तो 0.76 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें भी वही पूछ रखा है, देखो पहले जो समझा दिया ना उसके अनुसार आप कर सकते हो। अब इसमें क्या रखा है ओड्स इन फेवर, तो आपको पता है ये तो होने की प्रायिकता है पहले, और ये ना होने की। अब क्या रखा है कि इवेंट विल नॉट ओकर, तो ना होने की प्रायिकता बाद आ रही थी, और नीचे टोटल, तो 5/9 हमारा आंसर, ठीक है। अगर मैं कहूँ आप तय कि ओड्स अगेंस्ट दे रखा हो, और जब दे रखे हो आप तय 4:5, तो आप बताओ विल नॉट ओकर वाली प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या कहोगे 4/9, ठीक है, मैंने पहले भी समझा दिया था वो, आप एक बार रिपीट करके देख लेना। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफी 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 ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये क्या है काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये ना हमारा फार्मूले से ही हो जाएगा। किससे हो जाएगा, फार्मूले से हो जाएगा। कौन से फार्मूले से हो जाएगा, यूनियन वाले से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इससे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये मैं लिख नहीं पा रहा तो इस कारण मैंने नीचे लिख दिया, ये पूरा फार्मूला था, समझ पा रहे हैं। अब देखो इसमें यूनियन दे रखा है, हमें कहाँ पे दे रखा है यूनियन, देखो ये दे रखा, ही पासिस एट लिस्ट 1 टेस्ट, ठीक है, तो एट लिस्ट का मतलब क्या, एक में भी हो या दोनों में भी हो सकती है, ठीक है, तो ये होता नहीं, ये यूनियन को दिखाता है, किसको दिखाता है, यूनियन को। तो ये हमारा आ गया 5/6 इक्वल टू, अब देखो
जो हम ए को मानते हैं मैथमेटिक्स। तो ये कितना दे रखा है 3/4। हमें निकालना फिजिक्स का, तो इसको हम पी ही मान लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स। अब देखो इसमें ये दे रखा है कि दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, तो दोनों के आगे तो 13/36 है ना, ये इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में होता है ना, ये बताया था मैंने, ये दोनों में होता है, ये क्या होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब बस हमें घटाना है, ठीक है, P इक्वल टू, अब ये 5/6 3/4 है ना, और ये 13/36। अब नीचे तो 36 आ जाएगा, ठीक है, मैं सीधा कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 36 कॉमन आ जाएगा ना। अब ये 6 ये कितना आ गया 30, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इस तरफ आगे, तो 9 ये 27, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा उस तरफ जाके, तो प्लस यहाँ पे 13, ठीक है। अब ये 3 और ये 13 16 आ गया, तो 16/36, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 9 36, तो 4/9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्या आ गया भौतिक विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता। आप सभी को समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन है ना, ये एक बार उसमें भी पूछा गया था, किसमें, मॉक टेस्ट में भी, ठीक है। तो शायद ये पहले आया हुआ होगा, इसी कारण किसी ने मॉक टेस्ट में भी पूछ रखा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, तो अगर आप इसको ना उससे करोगे ना, आउटकम्स बना के करोगे है ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, एक चीज़ समझो, अगर एक कॉइन को हम 8 बार उछालेंगे, जैसे 2 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगी 4, अगर 3 बार उछालते हैं तो 8 है ना, तो 2 की पावर, अगर 8 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 8 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है। अब हमें कह रखा है कि आप ना प्रोबेबिलिटी निकालने की 5 टेल्स आए, ठीक है, कितने आए 5 टेल्स, तो हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन लग जाएगा 8C, ठीक है, कितनी टेल 5, तो 8C 5, ठीक है। तो नीचे तो कितना आ गया 2 की पावर 8 256, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन का आपको पता होगा ना, इसका क्या फार्मूला होता है, तो देखो फार्मूला क्या होता है, जैसे NCR, ठीक है, तो ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे होता है r फैक्टोरियल है ना, और ये क्या होता है n-r फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे क्या होता है पूरा फार्मूला। अब ऊपर ये तो n है, ये r है, तो ऊपर क्या आ गया 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया 5 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल। सभी को समझ में आ रहे हैं। अब देखो, अब इस 8 को लेकर जाओ कहाँ तक 5 तक, ये कट जाएगा ना, 8 गुणा में 7 गुणा में 6, और ये 5 वाला कट जाएगा, तो नीचे क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। 3 को भी खोल लो, 3 गुणा में 2 गुणा में 1, देखो 6 से 1 कट गया, ऊपर हमारा क्या आ गया 56, ठीक है। या आप ये देखो ये भी कट रहा है इससे है ना, बटे में 256 था, 8 से काटो कितना आ गया 8 3 24, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 7/32 हमारा क्या आ गया आंसर। लेकिन अभी हमें किस में जाना पड़ेगा, ऑप्शनों पे, ठीक है। तो 32 1/32, 32 दूनी 64, और 32 तिया लगभग 96 है ना, तो 7 या 21, तो लगभग 21 के आसपास आएगा है ना, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो पॉइंट वाइज हमारा आंसर, ठीक है। वरना आप ये क्या करोगे 7 32 से भाग दे दो है ना, पॉइंट लग जाएगा, तो 1 0, तो 32 दूनी 64 है ना, फिर कर लो फिर 0 लग जाएगी, फिर 2 पे जाना पड़ेगा या 1 पे, ठीक है। तो बस और तो क्या ही कर सकते हो। वरना फिर वो मैंने बताया कि 32 को लगभग देख लो, 32 तिया कितना होता है, तो 96 होता है, लगभग 3 और 7 तक गुणा करेंगे तो लगभग 21 के आसपास आएगा। वो भी मेथड ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक थैले में 1 से 42 तक क्रमांकित गेंदे हैं। इन गेंदों में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, मतलब रैंडमली निकाली जाती है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मल्टीपल हो 7 का या 8 का। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज वो है ना एग्जामिनर और अच्छी कर सकता था, किसको 42 तक ना लेके 100 तक कर देता तो और अच्छा रहता, ठीक है, वो थोड़ा और कैलकुलेटिव होता। लेकिन चलो ठीक है, अब इसमें ये नहीं करना पड़ेगा हमें कि 7 और 8 के
मतलब जो एलसीएम है मतलब 56 है, तो 56 वाला घटाना नहीं पड़ेगा, तो इस कहानी आसान है। चलो जो इस सवाल में होगा वही मैं सिखा देता हूँ। अब देखो 7 के जो मल्टीपल होंगे है ना 1 से 42 तक, वो कौन सा होगा? 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, है ना, और आखिर वाला क्या होगा? 42 होगा। ठीक है, तो कितनी होगी? 6 तय होगी, मतलब 6 बॉल होगी। ठीक है, इसी तरह 8 के क्या होंगे? 8 हो गए, 16 होगी, 24 होगी, है ना, कहाँ तक? 40 तक। ठीक है, तो ये 5 बॉल होंगी। ठीक है, टोटल बॉल कितनी है? 42, 1 से 42 तक तो 42। फेवरेबल कितनी है? 6 ये, 5 ये, तो 11, तो 11/42 हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछ रखे हैं। ठीक है हमसे कितने निकालते रहो, लेकिन ये पेपर भाई बस अच्छा था। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख रहे होगे आप, बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या दे रखा है? यदि 52 पत्तों की गड्डी में से एक एक करके, मतलब पहले एक निकाला, उसके बाद फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, तो रैंडमली 3 पत्ते निकाले जाते हैं, तो क्या प्रायिकता है कि उनमें से तीनों पत्ते जैक हो? गजब क्वेश्चन। अब आपको पता है जैक मतलब जोकर कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4/52 ये प्रायिकता हो जाएगी। अब ये तो हो गया जब पहला कार्ड निकाला। अब जो पहला कार्ड निकाला वो रख लिया। अब कितने क्या कार्ड बच गए हमारे पास? 51। ठीक है, अब जैक भी कितने बच गए? 3। ठीक है, अब 2 पत्ते निकाल लिए, है ना। अब ये दोनों है ना आपस में वो नहीं कर, मतलब प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, प्रभाव केवल इतना डाल रहे हैं कि पत्तों की संख्या कम हो रही है। अब यहाँ से देखो 2 पत्ते निकल गए, अब कितने रह गए? 50, है ना, और अब जैक कितने रह गए? 2। ठीक है, बस हो गया हमारा सवाल। 2 से गया तो 25। ठीक है, 2 से गया तो कितना आ गया हमारा? 26। ठीक है, 2 से गया 13, वैसे 13 पे काट देते सीधा, 3 पे 17। ठीक है, तो हमारा आ गया 1 में लास्ट में कितना आना चाहिए? 5, है ना, तो 1 आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, सवाल काफ़ी अच्छा था, ये क्वेश्चन वैसे अच्छा था। ठीक है, मैंने बेस्ट क्वेश्चन निकाल के करवा दिए हैं। अब देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने ले रखे हैं, काफ़ी क्वेश्चन ले रखे हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें अच्छे आए थे। देखो एक बार देख लो, है ना, तो अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, इस कारण मैंने सारे के मतलब सारे तो नहीं, 1-2 छोड़ रखा है, वो छोड़ रखा है जो 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं 6 थे या 7 थे, तो जितने भी थे 6 या 7 ले रखे हैं। ठीक है, तो अब करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान था लेकिन बच्चे नहीं कर पाए इसको। देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, तो अगर मान लिया एक संख्या x है तो उसके आगे वाली क्या होगी? x जमा में 1। तो इसमें क्या दे रखा है? प्रोडक्ट मतलब उनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल किसके बराबर दे दिया? 277। अब कह दी इक्वेशन क्या बन सकती है, तो देखो इस ब्रैकेट को खोलो, क्या हो जाएगा? x² जमा में x। ठीक है, इसको इस साइड ले आओ तो -277 = 0। अब ये कौन सी इक्वेशन में बन रहा है? तो डी इक्वेशन में। ठीक है, ये होता है, ये है ना उसका साइन होता है पावर का। ठीक है, कि ये ऊपर पावर है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, देखो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी 7वीं 8वीं में, नहीं पढ़ी है तो अब देख लो। इसमें क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्मेशन होती है? ax², ठीक है, जमा में bx जमा में c = 0। और अगर सम ऑफ रूट्स आया हुआ या रूट्स दे रखे हों और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हों, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? तो x², ठीक है, माइनस ध्यान रखना, सम ऑफ रूट्स x जमा में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, = 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन? क्या? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x जमा में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। तो यहाँ से वही करेंगे, क्या? x² माइनस, अब सम ऑफ रूट्स तो 9 और 11 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है,
एक्स जमा में, अब 9 और 11 की गुणा क्या हो जाएगी 99 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके ऊपर है ना कई क्वेश्चन पूछ रखे। अब जैसे इसमें कह रखा है कि अगर रूट्स क्या हो रियल ना हो, ठीक है, तो रूट्स रियल ना हो, आपने ये चीज नहीं पढ़ रखी है तो देखो रूट्स कब रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी लेस देन हो 0। अब डी किसके बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, लेस देन 0। अब मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर जमा में बी एक्स जमा में सी इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें सी कांस्टेंट होता है। अब देखो इसमें बी दे रखा है ना, तो बी की जगह क्या दे रखा है 4a। ठीक है, तो यहाँ पे 4a का स्क्वायर हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। और देखो आ गया बी की जगह माइनस 4, ए क्या है तो ए 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। सी क्या है, सी है बी प्लस में 1, बी प्लस में 1, और ये लेस देन होगी 0। ठीक है, अब ये एक चीज देखो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 4a गुणा में 4a। ठीक है, तो यहां से देखो एक 4 को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, या मतलब उस तरफ ले जाते हैं, है ना। तो यहां से एक 4 गया, हाँ ठीक है, एक 4 गया, यहां से 4 गया, तो हमारे यहाँ पे क्या बच गया 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया हमारा माइनस बी, और ये -1 इक्वल वो लेस देन 0। ठीक है, अब इतना आ गया समझ में, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां से क्या आ गया था हमारा 4a स्क्वायर माइनस बी -1 लेस देन 0। अब देखो b को हम इस तरफ ले गए। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया 4a स्क्वायर -1। अब यहां से आपको फार्मूला पता होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2a + 1 और 2a - 1। ठीक है, 2a + 1 और 2a - 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगी आंसर, क्या हो जाएगा ये आंसर, बी ग्रेटर। तो वही हमारा था, नेट भी खत्म होना हो रहा है, 500 MB रह गया। चलो ये आपको पता लग गया ना आंसर ये है। ठीक है, तो अब हटा देते हैं दोनों को ही, हट जा भाई। अब देखो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ये तो आसान है, आपको फार्मूला बता ही दिया मैंने। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अभी ऐसे b क्या है तो 18 है। अब -18 है तो कुछ नहीं है, ये स्क्वायर हो क्या हो जाएगा पावर प्लस में हो जाएगी, तो 324 -4, a कितना है 7, c कितना है 11, माइनस का 11 तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस से प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 28, तो 8 और ये 3, ठीक है 8 और 4 12 और ये 3 और ये 6, तो 632 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, इसमें तो कुछ नहीं था। अब ये क्वेश्चन देख पा रहोगे, इसमें ना एग्जामिनर इसको और मुश्किल बना दे सकता था, लेकिन चलो एग्जामिनर अच्छा आदमी है, उसने इतना मुश्किल नहीं बनाया। अभी मैंने आपको बताया था कि एक सम ऑफ रूट्स, और वो उसका बताया था, क्या बताया था मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स है ना प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये बताई थी मैंने अभी इक्वेशन। अब इसमें क्या दे रखा है, यदि किसी द्विघात समीकरणों के मूल का योग, देखो ये योग दे दिया और ये प्रोडक्ट दे दिया गुणनफल, तो ये वह समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरणों के मूलों के दुगने हैं। तो एक चीज देखो इसमें तो क्या है, मान लिया हमने 2 मूल माने अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वो दे दिए 11/2, अगर इसके दुगना कर दिया तो ये 2 से ये भी गुणा हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ, अगर अल्फा बीटा है इसके दुगने कर दिए, ये भी दुगना कर दिया और ये भी दुगना कर दिया, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 15/2 है ना, 15 बटे ये बराबर
15/2 ये 4 से हो जाएगा। किससे होगा? 4 से, क्योंकि 2 से ये तो ये 4 से होगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो 30 आएगा। कितना आएगा? 30। और इसमें कितना आएगा? 11। ठीक है, तो यहाँ पे 15 अरे 30 डाल देता ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, है ना। आगे करेगा एग्जामिनर कंफ्यूज, दिक्कत मत लो। ठीक है, अब देखो x² - 11, ठीक है, x जमा 30 = 0। यह हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू। तो एक चीज समझो, देखो काफी अच्छा सवाल होता है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो एक ही फार्मूला होता है। ठीक है, अब वो फार्मूला क्या होता है उससे पहले एक चीज समझो, ax² जमा में bx जमा में c = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर a लेस देन है 0 से तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो हमेशा निकाली जाएगी कौन सी इक्वेशन, मतलब कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मिनिमम, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या होती है? 0। अब देखो इसमें, चलो एग्जामिनर अच्छा है, इसने मिनिमम दे रखे है इनफाइनाइट या कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, लेकिन मैंने आपके आगे फ्यूचर में आने वाले के लिए बता दिया कि अगर मेरी वीडियो कोई 2030, 2032, 2040 में भी देखा है, ठीक है, इतना हम लेकर चल रहे हैं अपना फ्यूचर का, वो तो भी वो गलती ना करे। ठीक है, अब देखो तो इसमें मिनिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है c - b² / 4a। ठीक है, अब देखो c यहाँ पे क्या है? 14 माइनस b² कितना है? 8, तो 64/में 4 × 3। ठीक है, 4 तक काटो 16। अब 16 14 42 में आता है, अगर 16 घटाओगे 36 और 26, तो 26/3 आ गया। 26 या 28 तो 26/3 आ गया। ठीक है, अब 26/3 को कैसे लिखते हैं? 3 8 24 और ये 2/3, तो 8 से 2/3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखो इसमें भी वही जो मैंने बताया था ना, वही क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो अभी मैंने बताया था x² माइनस, यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स आता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या रखा है? अल्फा का स्क्वायर जमा में बीटा का स्क्वायर। तो ये आसानी से नहीं निकलेगा, पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। तो अब अगर मान लिया हमने दो मानने क्या है, यही दे रखे हैं अल्फा प्लस में बीटा, तो इनका सम तो दे रखा है कितना? 11। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है? अल्फा गुणा में बीटा क्या दे रखा है? 24। तो आप ईटन ट्रायल से समझ गए होगे कि 1 होगा 8, 1 होगा 3, है ना, और जोड़ भी 11 आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, तो 73 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, है ना। तो ईटन ट्रायल से भी कर सकते थे आप, यहाँ पे भी देख सकते थे, इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। अगर मैं होता तो इतना करके नहीं देखता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन देखो, पहले तो आया राजस्थान में, फिर 2021 के जेई मेन में, उसके बाद आया नीट में। ठीक है, नीट में नहीं, जेई में आया था शायद, है ना, कैट कूट में भी आ रहा है, मतलब कई जगह आया है ये क्वेश्चन, है ना। और एसएससी में ये पहली बार आया है, मतलब जो टीसीएस है वो पहली बार पूछ रही है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी लेंथी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्या दे रखा है कि जो मीन है वो 25 ऑब्जर्वेशन का 42 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, मतलब मानक विचरण कितना? 5। बाद में पाया गया कि एक ऑब्जर्वेशन है वो गलती से 10 लिख दी थी, 210। तो आप करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। ये राजस्थान के ग्रेड 2 जो टीचर का होता है ना, 2018 या 19 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें थोड़ा वो बदल रखा था, है ना। अब एक बार मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ, ये करना थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा ना आपने ध्यान भी देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप स्टेप समझ गए ना, आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है, आप आसानी से कर दोगे। क्या कर दोगे आप? इसको आसानी से
कर दोगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, पहले समझो। हम लिख लेते हैं, जो संख्याएं दे रखी है n कितनी दे रखी है 25। ठीक है, मीन कितना दे रखा है, देखो मीन इससे लिखते हैं हमें, मीन दे रखा है हमें 42। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से दिखाते हैं, तो ये कितना दे रखा है हमें 5। ठीक है, ये सिग्मा वो मेल वाला नहीं है, तारे भी वो याद रहे है। अब देखो इसमें गलती से क्या कर रखा है कि पहले 10 था, अब कितना लिखना पड़ा 210। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ये जो मीन है ना ये इनकोरेक्ट है। क्या है ये, इनकोरेक्ट है। अगर हमें सही मीन निकालना हो तो हम सही मीन को दिखाते हैं y से। ठीक है, तो अब जो सही मीन आएगा, पहले कितना था 42। अब एक चीज देखो, गलती से कितना लिख दिया था 10, लेकिन लिखना था 210। ठीक है, तो -10 प्लस में 210 कितना हो गया 200। अब ये 200 जो बड़ा है ये 25 के 25 में बढ़ जाएगा, आपने मीन पढ़ रखा होगा। तो हमारा कितना औसत बढ़ जाएगा 8। तो अब कितना हो गया औसत हमारा 50। ठीक है, ये आ गई हमारी चीज। ठीक है, अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पता होगा, क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू, है ना, रूट, सिग्मा इक्वल टू रूट XI। XI को हम किससे दिखा देते हैं, किससे दिखाए, ए से दिखा दें, ए से फिर सिग्मा का वो हो जाएगा, बी से किससे दिखाएं, चलो XI से ही दिखा देते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, X से ही दिखा देते हैं। ठीक है, X से ही दिखा देते हैं। इसमें मीन में ये डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ये XI है, एक बार लिख देता हूँ फिर ध्यान रखना, XI का स्क्वायर माइनस वो बट XI का स्क्वायर बटे में n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस में x ये जो वो क्या होती है मीन, है ना, इसका स्क्वायर। तो ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें सिग्मा कितना दे रखा है हमें 5, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 5। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का ही सिंबल है। अब 5 इक्वल टू, ठीक है, रूट, अब ये तो हमें दे नहीं रखा है, ये हमें ऐसे लिखना है, तो x ही लिख लेता हूं मैं, बटे में n कितना है 25। ठीक है, माइनस, अब ये मीन कितना है, तो पुराने वाला ही लिखना, अभी क्या लिखना है, पुराने वाला ही लिखना है, क्योंकि जो नया लिखेंगे ना उसमें ये नया वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप तक कहे कि सही मीन बताओ, सही माध्य बताओ, तो 50 आएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सही मानक विचलन, वो निकालने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, ध्यान से सीखो। ठीक है, अब मीन कितना था 42, तो 42 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 42 का स्क्वायर होता है 8 घटा दो तो 1764। ठीक है, 1764, वरना निकालने की जरूरत नहीं थी। अब देखो ये रूट हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 25 इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 25 है, यहाँ पे भी गुणा होगा, तो 1764। मैं क्यों नहीं करता गुणा, ये मैंने वैसे ही कर दिया, आप ऐसे ही करना 42 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो 25 गुणा में 42 का स्क्वायर तब 42 है ना, तो 21। ठीक है, दो यहाँ से आ जाएगा, तो 00 और 21 का स्क्वायर 441। तो ये इस कैलकुलेशन के कारण मैंने नहीं किया था। ठीक है, अब ये क्या है 25। ठीक है, ये तो स्क्वायर होने के बाद 25 हो गया ना, यहाँ पे जो 25 था वो यहाँ पे आ गया। अब ये जो 25 है इसके नीचे ये इस तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से x का स्क्वायर माइनस ये और 625। अब ये इस तरफ जाके जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 25, ये 7 और ये 4। ठीक है, अब आप ये बोर हो गए होगे कि सर क्या करवाने लग रहे हैं ये, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले समझो, हमें x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब x निकाल दिया ना, तो बस हमारा क्वेश्चन होने वाला है खत्म। ठीक है, हमारा x इतना आ गया, क्या आ गया x मतलब x स्क्वायर इतना आ गया, कितना आ गया x स्क्वायर 44725। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, आपने माइनस का 10 स्क्वायर घटाना है, जो गलती दे रखे ना वो उसका स्क्वायर घटाओ, और जो ठीक दे रखे ना उसका स्क्वायर जोड़ दो, जवाब में 210 का स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये हमारा 50 था, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये 50 वाली चीज ध्यान रखना, और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस अब फार्मूले में दोबारा रखेंगे इसमें, बस हमारा आंसर होने वाला है। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ से जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो कितना आ गया,
यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है वो कितना आ गया, देखो ये 44,725 थी। बस है ना, करने में टाइम लग रहा है वरना कुछ नहीं है। एक बार ध्यान से मतलब थोड़ा माइंड को है ना वो करके कंसंट्रेट करके समझो, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, तो आपने जरूर समझना पड़ेगा, आगे पेपर में आएगा। प्लस में देखो x प्लस में y और x माइनस में y कर सकते हैं, तो 200 गुणा में 220, ठीक है, तो 000 और ये 44, अब जोड़ दो 0 तो 725 और ये 88, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब फार्मूला लगा देते हैं, नया सिग्मा निकालना है ना हमने, नया सिग्मा, ठीक है, तो किसके बराबर था, एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, तो ये था 88,725 बटे में एन कितनी थी हमारी संख्या 25 माइनस, अब नया मीन कितना आया था 50, तो 50 का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 तक काटो तो कितना आ जाएगा हमारा 25 ते 75, 125 ते 75, ठीक है, तो 137, 25 पंजे, ठीक है, 25 चौके और 25 निम्मे, ठीक है, बटे में 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, घटाओगे तो 4901 है ना रूट, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने ही करवाया है ये क्वेश्चन, तो कति है ना मतलब उड़ जाओ गात माता बाहर हो जाओ नो क्या करे ना वो चीज़, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया भाई सवाल करने में, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर है ए, मुझे तो बहुत मज़ा आया था, आपका पता नहीं, अगर नहीं आता तो भैया अपना और बतेरे काम है दुनिया में, ठीक है, वे करने शुरू कर दो, आपके बस की पढ़ाई नहीं है। अगर आप इतना मज़ा नहीं रहोगे ना तो आप पेपर में कैसे करोगे, जब तक नौकरी नहीं लगती ना जब तक तो आपने मज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, बाद में कुछ से बकवास करे जाइए तुम। अब इंपीरियल फार्मूले के ऊपर इतने क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में, अरे फार्मूला भी आसान होता है इसका, क्या होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये फार्मूला है यार, बताओ अब इसके ऊपर बस कैलकुलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाए और क्या है के ऊपर नहीं, कैलकुलेशन के ऊपर बस, ठीक है। अब देखो इसमें मोड कितना दे रखा है 87.5 इक्वल टू 3 इंटू में मीडियन, तो कितना आ गया 86 माइनस 2 मीन, ओके। अब एक चीज देखो, इस मीन को इस तरफ ले आओ, ठीक है, इसको इस तरफ ले आना, तो 6 दिया 18, तो 24 अरे 25 माइनस ये 87.8 लगभग 88 मानो, ठीक है, बाद में 0.5 जोड़ देंगे, हमारी मर्जी है, ठीक है। प्रश्न 0.5 चलो बाद में जोड़ेंगे ना, तो इस कारण लिख लिया कि बच्चे नु कहेंगे ये वो याडनू था, इस कारण नहीं टेंशन लेते हम। अब इसमें तो अगर पहले आप 8 घटाओगे 250 बच जाएंगे, उसमें तो फिर 80 घटाओ तो 170, तो 100 कितने बच जाएंगे 70, अरे फिर ये 0.5 और जुड़ जाएगा तो 170.5, ये आ जाएगा 2 मीन, हमें निकालना केवल मीन, तो 2 तो भाग करोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 है ना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 85.2 हमारा आंसर, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे तो मजा आया। अब हम करते हैं शुरू इस रिवॉल्यूशन का, तो इसमें आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने ले रखे हैं, मैंने क्या मतलब जो अच्छे आए हैं क्वेश्चन वही ले रखे हैं मैंने, 9 और 9 के 9 गजब है, एक तब वो क्या नहीं करते 2 भाई दोनों तो भाई तो वैसे ही ये क्वेश्चन है, कितने थे 8 थे या 9 थे, मेरा ये भी नहीं ध्यान रहता, चलो 9 मान लेते हैं, तो 9 क्वेश्चन 9 के 9 तबाही, ठीक है, वे तो 2 भाई थे, ये 9 के 9 क्वेश्चन तबाही है। अब पहले वाला मैंने हल्का लिया है, अब इसमें क्या दे रखा है बिंदु P2 3 की x अक्ष से दूरी क्या है, तो अब एक चीज बताओ, जैसे अगर मैं इसको क्वाड्रेंट्स में या एक ग्राफ पे प्लॉट करूं, तो मान लिया ये एक हो गया y एक्सिस पे है ना, और ये x एक्सिस हो गया 1 2 ये 3, ठीक है, ये x एक्सिस, तो अब इसको प्लॉट करना है इस पॉइंट को, तो देखो 2 यहाँ से 3 तो ये हो गया। अब इसमें क्या कह रखा है ये 2 और 3 ये क्या है पॉइंट आ गया। अब कह रहा है कि x अक्ष से दूरी बताओ,
तो अब ये देखो ये एक्स अक्ष है, इससे ऊपर कितनी दूरी आ गई है 3, है ना। इसका मतलब जब भी ये आए कि एक्स अक्ष से दूरी बताओ तो वाई पॉइंट लेना हमने, मतलब हमने वाई कोऑर्डिनेट लेना है, तो 3 आ गया। अगर कहता है इसमें कि वाई एक्सिस से बताओ तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट लेना पड़ता, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो भी कहे उससे उल्टे वाला लेना है, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होगे कोलिनियर, तो इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये बाद में करवाऊंगा, ठीक है। ये वाला भी पैरेललोग्राम वाला भी, ठीक है, सेंट्रोइड वाला, चलो ये करवा देता हूँ, क्योंकि वह 2 क्वेश्चन ट्राइंगल के एरिया के बाद सिखाऊंगा। अब इसने क्या कह रखा है कि त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष ये हैं के केंद्रक के निर्देशांक क्या है, मतलब हमें बताने कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो इसका सीधा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, आपने कुछ नहीं करना, x1 जमा में x2 जमा में x3 अपॉन 3, है ना। और इसी तरह y1 जमा में y2 जमा में y3 अपॉन 3, ठीक है, ये आ जाएगा। ये x1 है, ये x2 है, ये y मतलब वो x3 है। इसी तरह ये y1 है ना। आपको पता है ना ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, ये y एक्सिस का, ठीक है। तो ये y1 ये y2 y3 हमने जोड़ना है, -5 -4, अरे ये 4 कट जाएगा, -5/3 आ गया। और दूसरा क्या आ गया 7/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, मैंने इसी कारण नहीं लिखा था क्योंकि ये सॉफ्टवेयर उठा नहीं रहा था, चलो कोई नहीं, ठीक है। पहले वो उसमें करता हूँ, फिर उसके बाद ये PDF बनाता हूँ, तो इस कारण नहीं हो पाया था, कोई नहीं। अब देखो आप तक पूछ रखा है डिस्टेंस फार्मूला, ये तो रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये तो लगभग बच्चों ने कर दिया होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने 2 बिंदु दिए x1 ये y1, ठीक है, दूसरा क्या है x2 और y2, ठीक है। तो डिस्टेंस बतानी है इन 2 पॉइंटों के बीच की, तो क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर जमा y2 - y1 का स्क्वायर, ओके। अब देखो x2 इसमें क्या है -3, तो -3 मतलब 9 आ गया हमारा, क्या आ गया 9 जमा में, इसमें भी 9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 - 3 और स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का प्लस तो होना ही है। अब हमारा देखो 9 9 तो 9 गुणा में 2 आ गया, और इसका जब रूट करेंगे ना तो 9 जब निकलेगा तो 3 बन जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि एक चीज देखो स्क्वायर होता तो स्क्वायर में क्या होता है कि है ना, जो स्क्वायर में आपको पता है कि जो चारों के चारों साइड्स हैं वे बराबर होती हैं, ठीक है। इसका मतलब यह जो कोऑर्डिनेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती ना वो बराबर होती, ठीक है। तो ये तो वैसे नहीं हुआ। ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का इसमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रोम्बस का भी इसी कारण नहीं हुआ क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बराबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों हो गया, जैसे अगर आप इसको एक उस पर प्लॉट भी करते तो है ना, ये जो लेंथ है मतलब अपोजिट साइड्स है ना वे बराबर आ रही है, अपोजिट साइड्स क्या है बराबर आ रही हैं, ठीक है। कैसे देखो, जैसे अगर मैं एक ग्राफ पे भी करूं तो ये देखो 9 और 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे होगा 9 और 0, तो x क्या है 9, तो मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है 9 और 0, 9 और 6, ठीक है 9 और 6, तो अच्छा ये 9 और 0 था, सॉरी देखो, मतलब x एक्सिस जो x कोऑर्डिनेट है वो तो वो है 9 है और ये y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस कारण ये यहाँ पे आएगा। अब 9 और 6, अगर हमने माने x यहाँ पे वो y कोऑर्डिनेट ये 6 यहाँ पे है तो 9 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह देखो -9 और 6, तो x एक्सिस -9 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो -9 और 6, ठीक है। तो देखो जो ये डिस्टेंस है ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली इसके बराबर है, ठीक है। तो लेंथ इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हमारा आंसर। क्या बताया था मैंने, यही बताया था।
अब देखो इसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो इसी के ऊपर दो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे वे हैं। अब ध्यान से सीखो एक मेथड जो आपने अप्लाई करना है, क्योंकि उससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, लगभग मुश्किल से 5 या 7 सेकंड में। ठीक है, बस सिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, वरना करना आसान होता है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे तीनों कोऑर्डिनेट लिख लो, -5 7, ठीक है, यहाँ पे -4 -5, और तीसरा क्या है 4 और 5। ओके, अब यहाँ से क्या करो आप, एक कोऑर्डिनेट को 0 बना लो। मैं इसको बना लेता हूँ, तो ये अगर इसमें +5 और -7 कर दूँ, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 0 0। अगर इसमें भी +5 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, और इसमें -7 करूंगा तो -12। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो 9 और ये -2। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आ गया हमारे, 2 क्या आ गया पॉइंट्स आ गया। अब यहां से क्या करना है आपको, आपने तो समझो, इतना आ गया, सभी को समझो है। अब अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ और बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ, और डिफरेंस ले दो, क्या ले दो डिफरेंस, और उसका ले दियो फिर मोड। ठीक है, मोड मतलब पॉजिटिव। अब ये 12 निम्मा 108 कितना आ गया -108। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया -2 बटे में 2। अब देखो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 106 बटे में 2, कितना आ गया 53। ठीक है, ये -106 हो जाता, लेकिन मैंने क्या कहा है मोड। मोड का क्या मतलब होता है, जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। ठीक है, तो वो 53 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ध्यान रखनी है ये चीज़, आपने ये मेथड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके पीछे मैं बताता नहीं हूँ कि जैसे ये होता है, और अगर मान लिया ट्राइंगल यहाँ पे बनता है तो इसको हम इस ओरिजिन पे बना देते हैं, ये सिखाने की चीज़ नहीं है, आपने मेथड सीखना है। ठीक है, अब देखो इस मेथड को हम इस क्वेश्चन के ऊपर लगाते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस ये हैं। ठीक है, तो आप इसका एरिया निकालो। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो समझो, हम क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल बना लेते हैं इसके अंदर ही। जैसे आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे, ध्यान से सीखना है इसको। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3 0, ओके, यहाँ पे आ गया 4 और 5, ओके, यहाँ पे आ गया -1 और 4। ठीक है, और यहाँ पे आ गया -2 -1। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, हम 2 ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम 2 ट्राइंगल। अब देखो यहाँ से अगर मैं खींच दूँ एक डायगोनल, तो एक ट्राइंगल ऊपर बन गया, एक ट्राइंगल नीचे बन गया, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। अब यहाँ पे मैं इस कोऑर्डिनेट को 0 बना देता हूँ। अगर इस कोऑर्डिनेट को मैं 0 बना देता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा -3। क्या करना पड़ेगा -3, अरे ये तो 0 है ही। ठीक है, तो -3 कर दो बस दूसरे वाले में, तो ये तो 0 0 हो गया। अगर यहाँ पे -3 करेंगे तो 1 और ये 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर करूँगा तो क्या आ जाएगा -5 और -1। अब क्या कहा था मैंने, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ, तो अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ कितना आ गया -1। ठीक है, डिफरेंस लेना था, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ, तो -25, अरे -25 बटे में 2। ठीक है, ये माइनस था, माइनस प्लस, तो 25 में 1 गया 24, 24 बटे में 2, तो इसका तो आ गया 12। क्या आ गया 12, क्या आ गया 12। ठीक है, अब दूसरे वाले को भी ऐसे ही करो, इसमें भी +1 कर दो, -4 कर दो। ठीक है, तो इसमें +1 करेंगे 5 और -4 करेंगे तो 1। ठीक है, इसी तरह इसमें करेंगे तो -1 और -5। अब अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया -25, ओके, फिर डिफरेंस 1 की गुणा इसके साथ, तो -1 बटे में 2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी 24 बटे में 2 12, तो 12 इसका आ गया, 12 इसका आ रहा था, 12 12 24 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आ जाएगा आंसर।
क्या आ जाएगा भाई साहब आंसर। ओके ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला मैं करवाता हूँ, उससे पहले मैं वो करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि वे इसी के ऊपर थे। अब देखो ये कोलिनियर है ना, इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो, एक को जीरो बना लो, ठीक है, एक को क्या बना लो, जीरो बना लो। कोलिनियर में क्या होता है, वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। क्या होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर, एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो -5 और 1 ही इसको बदल देता हूँ मैं, और ये क्या है 1 और के, ठीक है, और 4 और -2। मैंने इसको जीरो बनाने की सोची, तो +5 -1, ठीक है, यहाँ पे +5 करोगे तो 6 आ जाएगा और k -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी करेंगे तो 9 आ जाएगा और -3 आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ, बाहर वाले के बाहर वाले के साथ, ये आ गया -18 माइनस मतलब डिफरेंस, ये आ गया 9k -1, तो गुणा कर देते हो बटे में 2, है ना, इक्वल टू 0। अब ये 2 इसके 0 आ गया, तो यहाँ से देखो -18। अब इस डिफरेंस को अगर मतलब माइनस को अंदर लेकर जाते ब्रैकेट के, तो -k और प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे माइनस का 9 आ गया, माइनस का 9k आ गया इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या आ गया, k इक्वल टू -1, ठीक है। तो बस ये समझाने में ही ज़्यादा बढ़ना पड़ता, वरना देखो 2 या 3 स्टेप में ही हो गया ना, 2 या 3 स्टेप में ही। अब ये देख पा रहे होगे इसमें क्या दे रखा है, वर्टिसेस, अच्छा के बताना हमने। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए एक पैरेललोग्राम था, अब ये बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट, तो ये एक पॉइंट है ना, ये जो इस डायगोनल का मिड पॉइंट है, वो इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, तो मिड पॉइंट जैसे मान लिया ये x1 और ये y1 दे रखा है ना, और ये x2 और y2 दे रखा है, और हमें क्या रखा है ये बताओ। तो इसका जो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो होता है, तो वो क्या फार्मूला होता है, तो x1 प्लस y1, ठीक है, अपॉन 2 ना, x1 अपॉन में x2, और ये y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ठीक है। ये होते हैं मिड पॉइंट के फार्मूले। अब इसमें करना आसान है, कैसे, जैसे ये है ना एक जैसे ए बी हो जाएगा, तो ए सी का करना हमने, और बी और डी डायगोनल हो जाएंगे। तो x1 ये है, इसमें x2 ये है, तो 1 जमा में 1 2 बटे में 2, ठीक है, 2 जमा में 0, तो 2 बटे में 2 इक्वल टू किसके होगा, 4 जमा में k बटे में 2, और 3 - 1 2 बटे में 2। देखो ये तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर तो है वे, और बाइसेक्ट भी करने लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बनाना हमें, ये तो बराबर आ गया ना, तो 2 से 2 गया, ये भी बराबर हो जाएंगे ना, तो 2 इक्वल टू 4 जमा में k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2, तो -2 हमारा क्या आ जाएगा, k की वैल्यू। ये हमारा आंसर, सभी को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने करवा दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, आप हल्के में मत लेना। अब ये देख पा रहे होगे इसमें भी क्या दे रखा है, कि जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट ए, जहाँ पे ए बी क्या है, एक डायमीटर है, ठीक है, हमने माना ये डायमीटर होगी, ये सेंटर हो गया। अब सेंटर का जो दे रखे है वो दे रखे है 2 और -3, मैंने अभी बताया था, है ना। ये बी दे दिया, बी के क्या दे दिया 1 और 4, हमें ए निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है 1 और x का एवरेज किसके बराबर आएगा, 2, तो 1 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए, या 2 का दुगुना कर दे 4, है ना, 2 का दुगुना कर दो 4, तो 1 है यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 हो गया।
इसी तरह इसमें -6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 है तो -10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 और -10 हमारा ये क्या आ जाएगा आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो आप ना, तो मिड पॉइंट का मैंने बताया था पहले भी, है ना, वही फार्मूला लगा के आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आते हैं हम अपने तीसरा जो चैप्टर है सेट। इसमें देखा भाई मैंने सेट, वरना राजस्थान के पेपर में देखा था, वरना इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन इसने सेट पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वे भी अच्छे। अब देखो, अब ये होता है अब ये बी सेट है, ये यूनियन सेट, मतलब जो सारे सेट है, यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बी, और ये होता है ना बी सेट, मतलब बी नोट। क्या होता है, बी नोट, जो बी में नहीं है। देखो ये तो सारे हैं, जो बी के अंडर है वे ये हैं। अगर बी नोट निकालना ना तो इनको छोड़कर जो बच गए ना वे सारे लिखने हैं। जैसे इसमें 2 आ गया काट दो, 4 आ गया काट दो, ठीक है, 6 आ गया काट दो, 8 आ गया काट दो। बी नोट में ये सारे आ जाएंगे जो बच गए। कौन सा बच गया, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब कह रखे इसमें बी में तत्वों की संख्या तो कितनी होगी, 2 2 4 और 1 5, तो 5 होगी। वरना आप ये देखते हैं यहाँ पे टोटल 9 है, अगर 4 आ गए तो कितने बच गए, 5, तो 5 हमारे सिद्धांत है। आप वैसे भी कर सकते थे, मुझे बस है ना इसका थोड़ा बेसिक बताना था ताकि आगे पेपर में आए तो आप गलती ना करें। अब देखो, अब पहले मैं बता देता हूँ। देखो ये ए सेट है, ये बी है, ये सी है। हमें क्या रखे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो बी यूनियन सी क्या होता है, जो बी में भी आए सी में भी आए, ठीक है, और दोनों में भी आए तो वे सारे हैं। जो दोनों में आएगा ना वो केवल एक बार लिखना है। हम पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। तो देखो 7 आ रहा है, केवल बी में आ रहा है, ये भी लिखना आपने। ठीक है, तो आप लिखो तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 देखो दोनों में है तो एक ही बार लिखना है। 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, ये होता है यूनियन में। ठीक है, कि सारे के सारे आपने मिला लिए, जो एलसीएम होता है ना वैसे ही होता है। अब इसमें क्या रखा है, इंटरसेक्शन। क्या है, इंटरसेक्शन। ए क्या है, तो ए है देखो 3 5 7 9 11। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, देखो जो दोनों में है, ये बताया था मैंने, जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है, 7 है तो 7 लिखना आपने। क्या लिखना है, 7। 9 है तो 9 भी लिखना है, और 11 है तो ये केवल हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, जो दोनों में इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में होता है वो लिखना होता है। कर दोगे। अब आप देख पा रहे होगे, हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एस इंटरसेक्शन वाई। अभी बताया था इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में होता है, बी है बी है, डी है डी है, तो बी और डी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। कैसे आता बताओ, था ना अच्छा। ये और सीजीएल में भी पूछ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है वो इनके खातर कि क्या है, में भी कुछ भी पूछ कर खड़े हो जाए हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें सी है, ये डी है, डी माइनस सी, डी माइनस सी, मतलब डी की वे चीज लिखनी है जो सी में नहीं है। ठीक है, जो सी में नहीं है। तो अब एक चीज बताओ आप, डी माइनस सी का मतलब ये होता है कि वो चीज लिखनी है डी की जो सी में नहीं है। ठीक है, तो देखो 10 है, इसमें भी है इसमें भी है, इसको काट दो। 5 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, तो ये तीनों की तीनों चीज लिखी जाएंगी, 5 15 20। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा सेट। अब क्या रखे, संख्या क्या है तत्वों की, तो 3 है, 3 है ना ये संख्या, 3 हमारा आंसर। तो भैया हमारा हो गया है। अब मेंसुरेशन के देखते हैं हम, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं 6, उसके बाद एपी है, ठीक है, फिर वेन डायग्राम है, उसके बाद ज्योमेट्री है, तो उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, और फिर खत्म है। ठीक है, तो जो इतने तक आ गए हैं मतलब उसने सिलेक्शन तो चाहिए भाई, है ना। तो करवाता हूँ मैं, बस 2 मिनट में अभी आया। के मैंने 6 क्वेश्चन कर रखे, 6 के 6 तबाही हैं। ठीक है, 2 भाई 2 तबाही, तो ये 8 भाई है भाई, वो 6 भाई है, 6 के 6 तबाही है। ठीक है, अब पहले ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप मेंसुरेशन में। इसमें क्या कह रखा है कि एक खुला पानी का एक ड्रम बेलनाकार है, ड्रम की ऊंचाई दे दी, हाइट दे दी,
और इसका आंतरिक ये कुछ नहीं है, ठीक है। आंतरिक व्यास इतना है, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया 39। ड्रम के अंदर पेंटिंग करनी है तो क्षेत्रफल को ज्ञात करें जिसे पेंट करना है, और पाई की वैल्यू 22/7 है। ओके, देखो एक ड्राम है, तो ड्राम अगर पेंट करना है अंदर से तो उसका कर्ड सरफेस होगा, ठीक है। और जो उसका बेस है वो करना पड़ेगा पेंट, क्योंकि वो ऊपर से ओपन है। तो इसका मतलब हमें कितना एरिया पे पेंट करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा पहले तो कर्ड सरफेस एरिया 2πr/h, फिर एक एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आ जाएगा 22/7, आर आ जाएगा, आर कितना 39, ठीक है। यहाँ पे 2h रह जाएगा, 2h मतलब 80 दूनी 160 तो 158 जमा में आर 39, ठीक है। 9 और 8 17, 18 और 1 19, ठीक है, गुणा में 39 गुणा में 22/7। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं 200 - 1 लिख सकता हूँ, 200 - 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 39 दूनी कितना आ जाएगा 78, ठीक है। माइनस 40 दिए मतलब 40 दिए 120, तो 117 आ गया। अब इसमें से 100 घटाओगे तो 700, वो 7700, फिर 20 घटाओगे तो 7680, फिर 7683, ठीक है। अब 22 बच गया, तो 22 से पहले 2 से करो और फिर 11 से। अगर 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 12 13 1 14 और 1 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 से करना तो 1 5 3 6 6 करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा 6 6 12 9 और 1 10 8 और 1 9, है ना, 9 और ये 6 और 1, ठीक है। अभी ये कितने थे 7 है, तो 7 दूनी 14, थोड़ा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 चौके 28, कितना बच गया 1 7 एकम 7 3 7 पंजे 7 चौके तो 4, तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। और कौन सा भी आंसर नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसान था। अभी ये देख पा रहे होगे आप क्वेश्चन अगला कौन से पेपर का, उसी का टेक्नीशियन ग्रेड 1 का लेवल 3 की नौकरी है, लेकिन पेपर पूरा लेवल 10 के बड़ी बराबर पूछ रखा है, पेपर अच्छा था। अब देखो इसमें वॉल्यूम, अब कोण का वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, तो 1/3 πr²h, ठीक है। दूसरे का भी ये हो जाएगा R1 मानो ये H1, 1/3 πr2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर। देखो 1/3 पाई तो ये कांस्टेंट है, कट जाएगा। अब रेडियस का स्क्वायर करना है, R1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे व्यास है। अब आपको पता है रेशियो में तो उतना ही बराबर होगा, है ना। अगर बटे 2 करोगे, बटे 2 तो बटे 2 कट जाएगा, तो 6 और 11 ही मानना ठीक है, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, हाइट कितनी दे रखी है 11 अनुपात। अब यहाँ पे भी आर का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर और गुणा में 9। अब देखो 11 से 11 गया, 9 से काटेंगे 4, तो 4:11 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। आसान थे ना क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉल ऑफ, अच्छा फॉर द कंपनी। अब एक चीज बताओ, अगर बॉल को पेंट करना है, ठीक है, एक स्पेरिकल बॉल है, तो उसका एरिया क्या होता है, मतलब कर्ड या टोटल तो बराबर ही होता है इसमें, तो क्या होता है 4πr², 4 रुपीज में बताना है, तो 4πr², 4πr², ठीक है। अब आपको पता है 2 बॉल है तो 2 तक गुणा कर देंगे, 3 रुपये लग रहे हैं तो 3 तक गुणा, ठीक है। तो 3 चौक 12, या 3 से कटने वाला हमारा आंसर होगा, ये इस तरह भी कर सकते हैं। तो 9 4 8 14, मतलब 5 और 3 8 8 16, अच्छा 22 ये नहीं कटता, 9 4 2 6 ये भी नहीं कटता, लास्ट वाला कटता है। तो 2 ऑप्शन हमें फिर हो गया, 7 से कटने वाला मिलेगा या 11 से, तो ये 12 अरे 12 ये कट रहा है, 5 और 8 16 ये 11 से कट रहा है तो 4 से देखना पड़ेगा, 4 से भी हो रहा है, तो भाई ये पूरा ये करके 7 से देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7 9 63, 7 9 63 ये हो रहा है, और 8 4 7 एकम 7, है ना, 7 दूनी 14 ये भी हो रहा है। गजब, रहने दो भाई, हम तो अपना वो ही कर लेते हैं। अब ये दुगना है लगभग, तो
देख लेते हैं, यही आंसर मिलेगा जहाँ तक है। तो क्या था, 2 × 4 πr² गुणा में 3 था, है ना। अब एक चीज़ देखो, अगर डायमीटर 14 है तो 7 रेडियस होगी। अब πr² आप तो बताया था क्या है, ये स्क्वायर था। तो अगर 7 होती है तो 154, तो 154 गुणा में 4 × 12 दूनी 24, है ना। 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 9 आ गया। तो यही हमारा आंसर, ठीक है। चलो ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है ना, 2 पूछ रखे हैं, दोनों के दोनों मैंने मिला रखे हैं। इसमें मैंने कई क्वेश्चन जो आसान थे ना वो ऐड नहीं करे, जैसे क्या नाम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर है, या एक आधा वो जो है ना, इसमें क्या कर रखा था, कति सबसे आसान सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे थे, तो वो भी ऐड नहीं करे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चुन्नू मुन्नू बच्चे भी कर देंगे। मैंने ऐड कर रखे हैं जो असली मर्द जो सवाल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मजाक कर रहा हूँ कि कौन सा क्लिप बना के गेट दे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में इतने समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें छोटे का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर है, बिल्कुल। तो प्रत्येक छोटे गोले का व्यास बताइए। तो एक चीज देखो, अब वॉल्यूम बराबर है, तो जो बड़े गोले और छोटे गोले का जो वॉल्यूम अगर बराबर है, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है गोले में, 4/3 πr³ बराबर 64, क्योंकि 64 समान हुए ना। 4, इसको बड़े आर से दिखा देता हूँ और इसको छोटे आर से, 4/3 πr³, ठीक है। देखो 4/3 और ये तो कट जाएगा, आर का क्यूब तो 12 का क्यूब, तो 12 गुणा में 12 गुणा में 12 इक्वल टू 64 गुणा में आर का क्यूब, ठीक है। तो अब किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है। ये 4 का क्यूब है ये, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारा आर, ठीक है। क्या आ जाएगा 3, लेकिन हमें 2r निकालना है, तो 6 हमारा आंसर, ठीक है। 4/3 प्रत्येक छोटे गोले का वो, तो ठीक है, सभी कर दोगे, 4 × 12, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये पहले भी आया था, इसमें आरपीएफ में और जेई में ना, आरपीएफ में आया था। अब इसमें क्या बताया था, जैसे ये तीनों अक्ष आसन फलकों का क्षेत्रफल है, तो आपने कुछ नहीं करना, रूट और इन तीनों की गुणा 200 से 8 गुणा में 104 गुणा में 10। देखो 2 0 होता है, ये कट गया, है ना। अब ये 13 अट्ठे होता है और ये 13 दूनी होता है, ठीक है। तो 13 13 निकल आएगा और 18 दूनी 13, 8 था ये, है ना। तो 8 दूनी 16, तो 4 निकल आएगा, तो 520 हमारा आंसर। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये भी वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस को 64 गोले बनाए दिए जाते हैं, ठीक है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस प्रकार बने 5 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। कुछ नहीं है, पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब देखो अगर 4 सेंटीमीटर रेडियस है और स्पीयर है, तो वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम 4/3 πr³ बड़े आर से दिखा देते, इक्वल टू 64 गुणा में 4/3 πr³, ठीक है। अब देखो इससे एक कट गया, हमारा बच गया r³, तो 4 का क्यूब 64 है ना, कट जाएगा, 1 इक्वल टू r³ आ गया, इसका मतलब r1 आ गया हमारा, r क्या आ गया 1। अब इसमें क्या रखा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4 πr² रेशियो 5 इंटू में, देखो ये बड़ा आर था, 4 πr², ठीक है। 4 पाई था, 4 पाई गया। अब यहाँ पे 4 गुणा में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 4 पाई तक गया था। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 5, क्योंकि आर की जो रेडियस 1 थी, तो 16:5 हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें भी, ठीक था। अब हम एपी के क्वेश्चन ले रखे, देखो एपी में केवल ये 2 टाइप आ रही हैं,
इसके अलावा और नहीं पूछ रखी है, ठीक है। दोनों के दोनों मैंने डाल दी हैं और आसान क्वेश्चन थे। एपी में कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं था। अब इसमें दे रखा है हमें सम दे दिया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे दी और हमें बतानी है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका सीधा फार्मूला होता है क्या, सम इक्वल टू होता है n/2 नंबर ऑफ टर्म्स। दो फार्मूले होते हैं, अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है तो a प्लस में l, अगर ना दे रखी होती तो आता हमारा 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। एक ये फार्मूला होता है, एक ये होता है, लेकिन चलो हमें दे रखा है तो हम ऊपर वाला ही करते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें बस वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अब सम कितना है 236 इक्वल टू n/2, तो ये तो निकालनी है। अब यहाँ पर जोड़ तो कितना आ गया ये 58 और 1 59, चलो ठीक है। अब ये 59 6 या 4 पे, हाँ 4 पे गया, 4 दूनी 8, तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 8। ओके कर दोगे। एक ये पूछ रखा था, आसान है ये, है ना। एक ये है, इसमें ना थोड़ा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन आसान ये भी है, ठीक है। इसमें हमें बताना है 37th पद। मैंने APGP HP करवा रखी है अपनी क्विक रिवीजन सीरीज में, आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 23वां और 24वां पद है, तो 23वें का मतलब a प्लस में 22d और 24वें का मतलब a प्लस में 23d, ठीक है। क्विक रिवीजन में जाके सीख लेना। ये 42 आ गया और ये आ गया हमारा 312। वरना आप देखोगे ना, देखो इनके बीच में इसमें भी एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस इसमें भी है, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाती है सीधी, कुछ नहीं है। अब घटाएंगे तो यहाँ से आ गया d इक्वल टू कितना आ गया, ये 0 और ये 27, ठीक है। d इतना आ गया। अब इसमें रखो, ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 42 माइनस 22 गुणा में 270, यह आ गई हमारी a की वैल्यू। हमें निकालना है 37वां पद, तो a जमा में 36d निकालना है, ठीक है। तो a की जगह तो हम यही लिख देंगे 42 माइनस 22 गुणा में 270 जमा में 36 गुणा में d कितना था 270। अब देखो यहाँ से 270, यहाँ से 270 कॉमन आ गया, तो हमारा क्या आ गया 36 माइनस 22, ठीक है, माइनस 42। अब देखो मतलब 42 माइनस ये नहीं प्लस आएगा, चलो ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा 14। अब 14 गुणा में 270 और ये 42, तो 14 तिया, है ना। अब यहाँ से हम 14 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 270, है ना। तो हमारा क्या आ गया 273 गुणा में 14, तो 14 तिया 42, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई ज़्यादा है नहीं। अब हमारा APGP मतलब AP के ही सवाल आए हुए थे इस पेपर में, तो AP होता खत्म, ठीक है। AP के 2 ही टाइप के ऊपर आए हुए थे और हर पेपर में कितने, हर पेपर में, ठीक है। हमने वेन डायग्राम के ऊपर 4 सवाल ले रखे, वेन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका था भाई, इसमें कभी मतलब बढ़िया पूछ रखा था, ठीक है। ये शायद मैंने करवाया है या नहीं करवाया, चलो कोई नहीं, अगर नहीं करवाया है तो मैं करवा देता हूँ। देखो इसको कैसे करते हैं समझो। क्या दे रखा है कि 26 टीचर हैं जो या तो मैथ को पढ़ाते हैं या फिजिक्स को पढ़ाते हैं। 14 ऐसे हैं जो केवल मैथ को पढ़ाते हैं और 6 ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स को पढ़ाते हैं। तो कितने ऐसे हैं जो फिजिक्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो भाई इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं, ठीक है। आपने वेन डायग्राम बना लिया, एक मैथ्स लिखा एक फिजिक्स लिखा, ठीक है। अब इसमें जो कह रखा है वही करेंगे हम। क्या कह रखा है कि जो दोनों को पहले दोनों वाले को पकड़ो तो 6 कह रखे हैं। मैथ 14 पढ़ाते हैं, अगर ये पूरा 14 है ये 6 है तो ये 8 बच गया, ठीक है। अब कह रखे हैं 26 कौन से हैं जो मैथ्स और फिजिक्स मतलब या था यूनियन, ठीक है। मतलब ये पूरा जो है ना, ये पूरा देखो, ये पूरा कितना है 26, ठीक है। अगर ये 8 और 6 14 आ गया, ठीक है, तो ये कितना बच गया 12,
तो 12 फिजिक्स को पढ़ाते हैं। 12 किसको पढ़ाते हैं? फिजिक्स को। ठीक है, तो 12 हमारा आंसर। ठीक ठीक है, आ गया ना सभी को समझ में? इसमें कई चीज़ है ना कंबाइन कर रखी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक कॉलेज में इतने का सर्वेक्षण में पाया गया कि 150 छात्र चाय पीते, इतने कॉफ़ी पीते हैं, और 100 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। और कह रखा है वे छात्र जो न तो चाय पीते और न कॉफ़ी। ओके, देखो ये चाय ये कॉफ़ी हम CO तक बता देते हैं। अब कह रखा है दोनों 100 को पीते हैं। अब कह रखा है चाय पीते 150, अगर ये 100 है तो ये 50 बच गया। इसी तरह अगर कॉफ़ी 225 पीते हैं, अगर ये 100 है तो ये 125 बच गया। ठीक है, अब इसके अलावा भी तो है ना, क्योंकि और भी तो चीज़ दे रखे है ना कि टोटल 350 है। इतने कौन से या तो चाय या कॉफ़ी या दोनों पीते हैं, तो 125 और ये 225, 275 हो गए बच्चे। ठीक है, अब कह रखा है जो ना तो चाय पिए ना कॉफ़ी पिए, तो 350 में तो घटा देंगे, तो कितना आ गया? 75 ऐसे बच्चे हैं जो ना तो चाय पीते ना कॉफ़ी पीते। ठीक है, अब इसमें क्या कह रखा है कि 37 छात्रों की एक कक्षा में 25 तो क्रिकेट, 16 फुटबॉल, साथ ही प्रत्येक छात्र कम से कम दो खेलों में से एक खेल पसंद करता है। कम से कम मतलब दोनों भी हो सकते हैं। कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं? तो एक चीज समझो, देखो हमें दे दिया यूनियन दे दिया हमें। ठीक है, ये भी 25 दे दिया और ये 16 दे दिया। ठीक है, और जो 37 दे दिया। अब क्या रखा है ये तो या तो ये खेलता है या ये खेलता है या फिर ये भी खेलता है। ठीक है, ये कंडीशन दे दी। इसका मतलब बाहर वाले इसमें स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो 25 और 16 कितने हो गए? 41। अब टोटल स्टूडेंट कितने? 37, और जबकि स्टूडेंट कितने बन गए? 41। इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट जो दोनों गेम खेलते हैं वो भी ऐड हो गए, तो कितने ऐड हो गए? 4, तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, 4 ऐसे स्टूडेंट है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब एक स्कूल में इतने का सर्वेक्षण किया गया, 100 जूस पीते हैं, 150 संतरे का और 75 इतने का, तो ज्ञात कीजिए जो नए जूस और नए संतरे का जूस पिए। तो पिछले वाले सवाल की तरह ही है ना। अब ये कितना है? 100 ये 250 और ये 75। ठीक है, 250 और 75, 225 है ना, तो 65 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कर दोगे? कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं? ठीक है, कर दियो। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब आगे हम ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन ये बस है ना लैंग्वेज में, इसमें और दम दाम कुछ नहीं है। हाँ, एक है ना इसमें मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर भी आए थे, उसमें कुछ नहीं था यार, एक एंगल दे रखा था और कह दिया और जो दूसरे बच गए ना वो कौन से यार, उसमें आंसर वे थे जो दोनों बराबर थे। ये वो करवाओ बताओ, टाइम खराब होगा बनखा में, मेरा भी 18 भी। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये सिमिलरिटी के ऊपर है कि क्या दे रखा है ABC डेट, मतलब AC इस प्रकार है ABC कि AB इतना है, BC इतना है, CA इतना है, XYZ और ABC समरूप है। अब क्या रखा है YZ, तो देखो यहाँ से YZ किसके समरूप है? BC। अगर BC 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब दुगुना कर रखा है। अब क्या रखा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? सेंटीमीटर में, तो ये भी दुगुना होगा। अगर एरिया होता है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर के फॉर्म में होता, किसके फॉर्म में होता है? स्क्वायर। अब क्या रखा है देखो, अभी इसका कितना आ गया वो पेरीमीटर? 5 और 4 9 और 13.5, कितना आ गया? 13.5। तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, 27 हमारा आंसर। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है? मान लीजिए कि C1 C2 दो व्रत है और एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श नहीं करते हैं, प्रतिषेध नहीं करते हैं, पड़े रहने दो, बकवास कराइए, कुछ ना है। ठीक है आप है ना इसमें ये देखो, बस क्या नाम है, इंग्लिश पढ़ दिया आपने। अब उसके बाद हिंदी से हम इसकी फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसकी फिगर।
अब फिगर बनाते हैं हमें। दो हमने सर्कल ले लिए, क्या ले लिया हमने, सर्कल, एक ये सर्कल ले लिया हमने, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप ऑप्शनों पे है ना अभी ध्यान मतलब दे लो एक बार, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ फिर इसको। एक मिनट रुको। अच्छा QRO था ना, QRO। देखो ध्यान देना आप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक ही है। वैसे क्वेश्चन में है नहीं कुछ, एक बार फिगर बना ली ना आपने, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। लो एक और सर्कल बना देता हूँ मैं इसी तरह, चलो बना दिया। अब क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है हमें कि C1 और C2 दो वृत्त हैं, हमने माना ये C1, तो ये क्या हो गया C2, ओके। ये हो गया O1, ओके। ये हो गया O2, ओके। मान लीजिए ए बी वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। अरे ये बाह्य रूप से स्पर्श नहीं करते, बिल्कुल हम कंडीशन पे ठीक है। पी क्यू क्रमशः के स्पर्श बिंदु है, तो पी क्यू हम एक खींच लेते हैं इसकी टेंजेंट, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक हमने खींची एक टेंजेंट। अब आपको पता है भाइयों, क्या पता आपको कि जो सेंटर से है ना, सेंटर से जो आती है ना और जो टेंजेंट को करती है, टच करती है ना, तो वो कितने डिग्री पे करती है, 90 डिग्री। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। समझ पा गया। तो ये कितने पर बनाओगी, 90 डिग्री बनाएगी, और ये भी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री। ये P है, ये Q है, ओके। अब देखो ये O1 था, ये O2 था। अब इसमें देखो जो कह रखा है वो कर दो बस। अब ये टच भी कर रही है, इसमें ये भी कहेगा कि मान लीजिए कि R O1 O2 और AB प्रतिच्छेद बिंदु है, ये क्या है, R, ठीक है। अब क्या रखा है PO1R, PO1R ये दे दिया हमें 60 डिग्री, ओके। अब क्या रखा है अब तक, QO2R, QO2R ये बताओ। तो एक चीज देखो, ये कौन सी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। कैसे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस 90 डिग्री, फिर ये जो लेंथ है देखो ये वाली भी बराबर हो जाएगी, ठीक है इसके, तो ये सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हाँ अब ये जो एंगल है ना, इतना ही एंगल ये हो जाएगा, ठीक है, इतना ही एंगल ये हो जाएगा। अब ये 90 है, पूरा 180 होता है, ये 60 है, तो ये 30 बच जाएगा। तो हमारा जो ये है QRO2 ये 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। इसमें यही होता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। और बस यही होता है फिर ये, है ना। और ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। इतना ऐसा टाइम ना लेना था जितना मैंने टाइम दे दिया, चलो कोई नहीं, आप समझ जाओगे, वही बड़ी बात है। अब इसमें क्या दे रखा है कि दो समरूप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN, देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC 25 सेंटीमीटर है, ये LMN 36 है, तो साइड दे दी। तो MN बताओ, ठीक है, MN और BC, ओके। देखो अब 25:36 है, ये एरिया का है। एरिया था, अगर साइड पर जाना आपने रूट करना, बस क्या करना है, रूट। तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:6। अब BC दे दिया 2.5, ये कैसे हुआ, 5.5 से गुणा करने पर, ठीक है। तो इसकी भी 0.5 से गुणा करेंगे तो 3 हमारा आंसर, ठीक है। 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब बस लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसके ऊपर है ना और भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन वे आसान थे, ढेरे डाले क्वेश्चन थे, उसमें कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन में तो ये था, इसका ये था कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो 60 डिग्री के सामने होता है √3, ठीक है, और इस 30 डिग्री के सामने होता है 1 और ये 2, ठीक है। तो इसी के ऊपर लगभग पूछ रखे थे, ये आप आसानी तक कर दोगे।
जो हाइट एंड डिस्टेंस पर करवाने लायक था वो केवल एक ही क्वेश्चन था, यही। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन ठीक ठाक है, पहले भी पूछा गया था ये। क्वेश्चन को कर देते हैं खल्लास। 25 मिनट और लगी, लगभग हमारा जो ये वीडियो जाएगी वो लगभग जाएगी 1 घंटा 26 या 27 मिनट। ठीक है, अब देखो, एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। आप पहले बनाओ एक फिगर जिसमें 30 डिग्री था। ठीक है, ये 30 डिग्री था, लेकिन अब बंदा क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण एक स्तंभ की छाया से इतने कम हो जाता है। अब पहले 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये पास में आ गया, ये 45 डिग्री हो गया। लेकिन ये जो है ना, ये जो इनके बीच की जो लंबाई है वो कितनी घटी है, 80 मीटर। ओके, अब आपको पता है, देखो ये 45 है, ये 90 डिग्री तो है ही, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 ये एक का रेशियो। ठीक है, अब आपको पता है ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा कितना बच जाएगा, 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री। अब 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने पूरे ये जो पूरा है ये कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ से देखिए और यहाँ तक, तो √3 - 1। अब ये जो 80 दे रखा है ना, ये किसके बराबर दे रखा है हमें, √3 - 1। हमें निकालना है इसकी हाइट, मतलब 1 निकालना, हमने क्या निकालना है, 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 80 बटे में √3 - 1 और गुणा में 1। अब देखो √3 - 1 है, नीचे रहना नहीं चाहिए इरेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, √3 + में 1 और √3 + में 1 से गुणा, मतलब रैशनलाइज कर देंगे। अब देखो ये x - y, अरे ये x + में y, ये क्या है, देखो 80 माइनस में √1, √3 - 1 था, √3 + में 1 कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब देखो ये x - y, x + में y, तो x² - y², तो √3 में तो 1 गया, तो 2 बच गया नीचे, ऊपर 40, ये √3 जमा में 1 2, मतलब 80 था, नहीं 80 था, 2 तक काटेंगे तो 40, √3 जमा में 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा, तो सभी को गुड नाइट, आराम से सो जाओ, ये पे ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, आपको ये समझ में आ गया होगा, नौकरियाँ ऐसे ही निकलेंगी। ठीक है, पहला ए ऑप्शन था, अपना तैयारी करते रहो और मौज रहो ज़िंदगी में, और कुछ है नहीं तुम्हारे पास, अंबानी तो ज़्यादा अमीर बन नहीं सकते। ठीक है, बस मौज रहनी है, सरकारी नौकरी में जाओ भी मौज के खातिर हैं, तो अपना मौज रहो, और वो कह रहा ना, मौज रहो और रोज रहो। ठीक है, मौज रोज रहनी है, क्योंकि एक दिन खुश हो तक ये मिल जाए, कुछ भी नहीं, इतने खुश रहो कि दूसरा आदमी भी है ना जलन रहा जो थार तक कि वो इतना खुश क्यों कर, मैं क्यों नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, और किसी उस पर टेक्नीशियन की भी आंसर क्या आएगी, सबसे पहले मैं ही करवाऊँगा। ओके, ठीक है, चलते हैं।